हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज के इस विषय में जो मैं जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो एक मैटर है जो चल रहा है पिछले काफी समय से। आपने सुना होगा पेटीएम के बारे में, पेटीएम बैंक के बारे में बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है। तो इसी पे आज की ये वीडियो आधारित है और आज तक की जो जानकारी है, आगे पेटीएम के साथ क्या होगा, जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे थे उनका क्या होगा, और आगे पेटीएम बैंक किस तरीके से काम करेगा। अगर आपके पैसे पेटीएम में हैं या वॉलेट में है या उसके पेटीएम बैंक में है तो आपको क्या करना चाहिए। और एक्चुअल में जो आरबीआई ने लिमिट दी है 15 मार्च की, जिसके बाद पेटीएम के सभी बैंक्स के कामकाज, लेन देन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा और उसके बाद एक आम आदमी को पेटीएम जो यूज करता है या जो पेटीएम मर्चेंट है जिसके पास पेटीएम पॉस है, वो किस तरीके से आगे की अपनी कार्रवाई को जारी रख सकता है। इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलते हैं, इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पेटीएम आखिर था क्या। देखिए, पेटीएम एक फिनटेक कंपनी है। अब फिनटेक दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है फिन और दूसरा है टेक, यानी कि एक फाइनेंस कंपनी जो कि टेक्निकल ग्राउंड पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि फाइनेंस और टेक्निकलिटीज का मिक्सचर। अब यहाँ पे फाइनेंस और टेक्निकलिटीज का मिक्सचर कैसे है। पेटीएम कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं, जो पेटीएम बैंक और पेटीएम वॉलेट के जो ऑपरेशंस हैं, वो बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे चाइना में एक कंपनी है जिसका नाम है अलीबाबा, और उसने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन चाइना में किया। लेकिन चाइना की मार्केट और इंडिया की मार्केट और यहाँ के लोगों की रहन सहन और चाइना के लोगों की रहन सहन में बहुत फर्क है। पेटीएम इसी तर्ज पे आगे बढ़ा और पेटीएम ने जनवरी 2014 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। ये ऑपरेशन उसने उबर और रेलवेज के साथ सबसे पहले स्टार्ट किया था, जहां पे वो पेमेंट टिकटिंग ऑप्शन के सॉल्यूशन के तौर पे आया था। उसके बाद पेटीएम ने और अपना विस्तार किया, बस टिकटिंग में 2015 में ये आए। उसके बाद पेटीएम ने अपना एक्सटेंशन करते हुए फिर ये बस टिकटिंग में 2015 में है, एडिशनल ऑफ पेटीएम इन एजुकेशन फीस, मेट्रो रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर बिल्स, अपने वॉलेट को, अपने बुके को वो बड़ा विस्तार करते चले गए। और 2015 के बाद से 16, 17, 18 आम लोगों के बीच में पेमेंट सोल्यूशन के तौर पे पेटीएम ने अपने आप को प्रस्तुत किया और वो बहुत माइक्रो लेवल पे लोगों की जिंदगी में शामिल हो गई। लॉकडाउन से भी पहले जब नोटबंदी आई थी, तब उसके बाद पेटीएम की अहमियत को लोगों ने समझा। जहां पे पेमेंट मर्चेंट ने इसके बाद पूरी तरीके से ऑब्जर्व की, उसी तरीके से लोगों ने भी कैश का इस्तेमाल कम करते हुए भारत में और ज्यादा आगे यूपीआई को बढ़ोतरी देते हुए ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम शुरू किया। देखते ही देखते भारतीय बाजार में जानी मानी और एक विस्तृत कंपनी के रूप में प्रस्तुत हो चुकी थी। अब कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि एक सब्जी लेने के लिए भी जब आप जाते थे, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो कोई भी आपका पेमेंट आउटलेट हो, वहां पे पेटीएम को पूरी स्वीकृति के साथ स्वीकार किया जाने लगा। उसके बाद स्थापना होती है पेटीएम बैंक की, जो कि नवंबर 2017 में स्थापित किया गया। कंपनी का दावा था कि उसने 30 करोड़ से ज्यादा वैलेट और 3 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को इसमें मर्ज किया है। अब पेटीएम बैंक जो है वो एक डिजिटल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाने लगा। भारत में और भी इसी तरीके की कंपनी है जो पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि गूगल पे हो गया और फोन पे हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन जो ये प्रमुख दो कंपनियां, इसके अलावा पेटीएम ने जो अपनी एक माइक्रो लेवल पे लोगों के बीच में जगह बनाई थी, शायद ये कंपनियां कुछ उससे पीछे रह रही। इसकी एक बड़ी वजह थी पेटीएम बैंक। अब आप अपने बिल, अपने एवरीथिंग, जो भी आपकी डेली की जरूरतें हैं, पेमेंट ट्रांसफर, फोन पे, आप नंबर डालिए अपना और किसी को भी आप मनी ट्रांसफर अपने बैंक से भी सीधा कर सकते थे। यूपीआई लिंक आपके यहाँ पे हो जाते थे। आपके बैंक अकाउंट का जो यूपीआई लिंक है उसको आप इससे लिंक कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट से किसी के भी बैंक अकाउंट में पेमेंट भेज सकते हैं। अब समस्या तब शुरू हुई जब 11 मार्च 2022 को पहली बार आरबीआई ने एक नोटिस जारी किया पेटीएम बैंक को कि वो केवाईसी नॉर्म्स का पालन नहीं कर रही है। अब यहाँ पे आरबीआई ने एनबीएफसीज, बैंक्स और जो फिनटेक कंपनीज हैं उनके लिए कुछ नियम कायदे बनाए हैं, जो कि बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट में भी पूरी तरीके से बताए गए हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको सभी एनबीएफसीज, बैंक्स और
फिनटेक कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे जब नोटिस दिया गया तो आरबीआई ने ये देखा कि बहुत सी अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं पेटीएम बैंक के द्वारा। वो कस्टमरों को तो एड ऑन किए जा रहे हैं, लेकिन ना तो केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है। एक पैन कार्ड पे कई कई अकाउंट्स खुल रहे हैं, और यहाँ तक कि एक लिमिट होती है, हर एक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस लिमिट होती है कि आप इससे ऊपर की अगर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आरबीआई को आपको अपडेट देना पड़ता है, जो हर बैंक करता है। 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं इंडिविजुअली, या एक साल में 12 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन लेन देन व्यापार कौन कौन से अकाउंट में हो रहा है, ये कोई जानकारी पेटीएम ने आरबीआई को नहीं दी। आरबीआई ने ये भी देखा कि एक जो एक्सटर्नल ऑडिटर है जो कि अपॉइंट किया गया था आरबीआई के द्वारा ये देखने के लिए कि आखिर पेटीएम बैंक में चल क्या रहा है, तो उस एक्सटर्नल ऑडिटर ने जब ये अपनी रिपोर्ट दी तो सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि एक ही पैन कार्ड पे कितने ही अकाउंट खुल रहे हैं, और जो ये 4 करोड़ अकाउंट है उसमें से जो एक्टिव अकाउंट्स हैं वो तो सिर्फ कुछ लाखों में ही है। यानी कि 25% अकाउंट आपके एक्टिव है, 75% नॉन एक्टिव अकाउंट है, उनका क्या चल रहा है। प्लस इसके अलावा जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, जो आप पर डे की ट्रांजैक्शन पेटीएम बैंक में कर रहे हैं, उसका क्या हिसाब किताब है, कितनी भी लेयरिंग हो रही है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग की भी समस्या बहुत बड़ी यहाँ पे पाई गई। तो आरबीआई ने ये 2 चीज़ें देखते हुए सबसे पहले नोटिस जारी किया कि आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कंट्रोल किस तरीके से कर रहे हैं पैन कार्ड में कस्टमर की जानकारी, एक कस्टमर कई के अकाउंट खुलवा रहा है, और मनी लॉन्ड्रिंग को आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। पेटीएम ने कहा कि हम आपको इसके बारे में जल्द जवाब देंगे, हम कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं किया। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या थी कि जो फिनटेक कंपनीज होती हैं जो मोबाइल ऐप के थ्रू अपने जो बैंक्स अकाउंट्स या जो भी है, क्योंकि पेटीएम का कोई बैंक ब्रांच नहीं है, आप कहीं जैसे नॉर्मल एसबीआई की जो ब्रांच है या एचडीएफसी की ब्रांचेज हैं, लेकिन पेटीएम बैंक की कोई ब्रांच नहीं है, वो आपकी डिजिटल ब्रांच है। आपको उस ब्रांच में अपने केवाईसी आप अपलोड करते हैं, आप पैसे रखते हैं, और इसके बाद जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी एक सिक्योरिटी होती है, हर एक ऐप की एक कंट्रोल सिक्योरिटी होती है, जिससे कि आपका डाटा लीक नहीं होता, कोई उसमें वायरस ना आ जाए या कोई डाटा लीक ना हो जाए, या ट्रांजैक्शन जो हैं कहीं पे कोई रैंसम या कुछ इस तरीके की जो मलवेयर अटैक होते हैं वो अटैक ना हो। यहाँ पे उस ऐप को इन सब चीज़ों से बचाने का कोई कंट्रोल मैकेनिज्म पेटीएम के पास नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि जब इतना बड़ा डाटाबेस आप इंडियन मार्केट का, इंडियन क्लाइंट्स का रख रहे हैं, तो आपके जो कंपनी है जो कि आपकी एक इन्वेस्टर कंपनी है और वो चाइना बेस्ड है, और उसके पास आपके इन सारे अकाउंट्स के लेन देन का सारा रिकॉर्ड है, बहुत ही जो एक कह सकते हैं कि एक सीक्रेट जानकारियां हैं वो आप अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन आरबीआई जब आपसे कंट्रोल और इन सब चीज़ों की जानकारी मांग रहा है तो आपके पास सिवाय ये कहने के कुछ नहीं है कि हम इस पर आपको उचित कदम उठा के सूचित करेंगे। ये वजह थी जिसकी वजह से आरबीआई ने उस समय इनको सबसे पहले नोटिस किया, फिर 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई, और आज की हालत आपके सामने है। आज के सिनेरियो में जो ऑनलाइन पेमेंट हमारे इंडियन मार्केट में हो रही है उसमें पेटीएम का बहुत बड़ा एक हिस्सेदारी है, लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी पेटीएम की है, उसके बाद गूगल पे और फ़ोन पे आते हैं। तो जब आप इतना बड़ा मार्केट का आप पेमेंट का अपना रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, तो आपको सिक्योरिटी और कंट्रोल्स पूरी तरीके से रखने चाहिए, कस्टमरों का डाटाबेस भी पूरा प्रॉपर सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी ट्रांजैक्शंस, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपके सारे पासवर्ड कोई भी बाहर की कंपनी एक्सेस कर सकती है। आपके सिर्फ पेटीएम के अकाउंट नहीं बल्कि उस फ़ोन के थ्रू जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उन सब की जानकारी एक ऐसी कंपनी के पास जा रही है जो भारत के पक्ष में तो कभी नहीं है वो कंट्री। तो इसलिए आरबीआई को यहाँ पे सख्त कदम उठाने ही पड़े। और यहाँ पे आरबीआई द्वारा जानकारी स्पष्टीकरण मांगा गया कि आपने अपने कस्टमर्स के केवाईसीज को किस तरीके से सिक्योर किया है, आपने किस तरीके से वो सारी जानकारी उस कंपनी तक नहीं पहुंचने दी जो कि एक विदेशी कंपनी है। देखिए, भारत में जितने भी बैंक्स, एनबीएफसीज हैं जो भी क्लाइंट डाटा हैंडल कर रही हैं, या जो पेटीएम बैंक्स है, स्पेशली बैंक्स और एनबीएफसी की अगर मैं बात करूं, जो फिनटेक कंपनीज हैं, जो फाइनेंस इंडस्ट्री में एनबीएफसी और बैंक्स हैं, उनको अपने कस्टमर्स के केवाईसीज को भी परफेक्टली मेंटेन रखना पड़ता है, और ये सारी सिक्योरिटी जो जानकारी है कि वो किस तरीके से अपने क्लाइंट का डाटा सिक्योर कर रही हैं, ये आरबीआई को समय समय पे सूचना भी देनी पड़ती है। आरबीआई ने स्पष्टीकरण मांगा कि आप अपने क्लाइंट्स की जानकारी उस कंपनी तक तो नहीं पहुंचा रहे जो कि वो एक्सेस कर रही थी, और एक चाइनीज बेस्ड कंपनी है, जो कि एक बहुत ही सीरियस मैटर है।
आरबीआई ने जब अपना पहला नोटिस दिया उसके बाद कंपनी की तरफ से जवाब आया कि वो इस पे काम कर रहे हैं और इसमें ऐसी उन्होंने जानकारी शेयर नहीं करी है, लेकिन स्पष्टीकरण पूरा नहीं दिया गया। उसके बाद भी कई नोटिस पेटीएम बैंक की तरफ गए और वहां से संतुष्टिकरण आरबीआई को नहीं आया। इन अदर वर्ड्स, कंपनी ने आरबीआई को स्पष्टीकरण नहीं दिया कि किस तरीके से वो अपने क्लाइंट्स का डाटा सिक्योर कर रहे हैं और अपने नॉर्म्स को, जो आरबीआई की जो नॉर्म्स है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को, वो फॉलो कर रहे हैं। फाइनली आरबीआई ने जब जनवरी 2024 में ये फाइनल एक नोटिस दिया कि आपके ऑपरेशंस को टोटली बंद किया जाएगा 29 फरवरी 2024 को, तब आप पेटीएम बैंक से ना तो कोई ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ना लेन देन कर पाएंगे, और अगर आपके वैलेट में कोई पैसे पड़े हैं तो आप उसको भी यूज नहीं कर पाएंगे, और फास्टैग जो कि पेटीएम वैलेट से चलता है तो वो भी नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पे समस्या ये थी कि कुछ समय पहले जब कंपनी ने अपना शेयर्स निकाला था आईपीओ के थ्रू, तब कंपनी के शेयर्स बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए थे। 20 अक्टूबर 2023 को कंपनी का शेयर लगभग 987 रुपए का था, जो कि अब घटकर मार्च 2024 में 393 रुपए का आ गया। यानी आप देख रहे हैं कि आधे से भी बहुत कम रह गया है। और जिन लोगों ने जो 900-950 रुपए के करीब ये शेयर्स खरीदे थे, अब उनके शेयर्स का क्या होगा? आरबीआई ने इसमें पूरा स्पष्टीकरण देते हुए ये कहा है कि उनके शेयर्स जो चल रहे हैं उन पे उनका पैसा नहीं डूबेगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जो फास्टैग है वो आप कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, फास्टैग के लिए कंपनी की तरफ से भी मैसेजेस आने अब शुरू हो चुके हैं पेटीएम से कि अगर आपका पेटीएम बैंक में जो भी पैसा या लेन देन की जो भी राशि आपने रखी हुई है उसको आप 15 तारीख से पहले कहीं पर भी अपने दूसरे रेगुलराइज्ड बैंक में ट्रांसफर कर लें। वैलेट में जो पैसे रखें उसे भी आप ट्रांसफर कर लें। लेकिन फास्टैग का क्या होगा? फास्टैग आपको किसी दूसरे बैंक के साथ अलाइन कराना ही पड़ेगा। आप अपने किसी भी बैंक को, ऑनलाइन बैंकिंग अगर आप जिस बैंक की भी यूज करते हैं उसमें फास्टैग का ऑप्शन है। आप गूगल पे पे जाएंगे, वहां पर भी आपको गूगल पे के साथ फास्टैग मिल जाता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कंपनीज दे रही हैं कि फास्टैग को आप किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं किसी बैंक के साथ। तो आपने अपने को फास्टैग को किसी और बैंक्स के साथ आप अलाइन करने, केवाईसी अपडेट कर लें, जिसकी ऑप्शन आपको फास्टैग पे मिल जाएगी। हाल ही में आरबीआई ने 5.49 यानी कि लगभग 5.5 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई है पेटीएम बैंक के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि ये पेनल्टी आप पे इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि आपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं किया है। यानी कि आरबीआई ने अपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35A के हवाला देते हुए कंपनी पे ये पेनल्टी भी लगाई है 5 करोड़ 50 लाख या 49 लाख के 5.49 CR की, यानी कि 5.5 करोड़ के लगभग की ये पेनल्टी है। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दूसरा झटका कंपनी को अभी हाल फिलहाल में लगा जब आपने सुर्खियों में देखा होगा कि कंपनी के जो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और इसके बाद बोर्ड की नई स्थापना की गई। जो पेटीएम बैंक है उसमें 51% शेयर जो थे वो मिस्टर विजय शेखर शर्मा के थे और 49% की हिस्सेदारी थी 197 का। अब जो नया बोर्ड गठित होगा उसमें जो नए सदस्य बोर्ड मेंबर्स में है उसमें एक्स आईएएस ऑफिसर देवेंद्र नाथ सरंगी हैं। इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रजनी सेकरी सिबल हैं, एक्स बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्रीनिवासन श्रीधर हैं और एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा अशोक कुमार गर्ग। कंपनी के जो एमडी हैं सुरेंद्र चावला, वो अपने पद पर इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और इन्हीं में से एक नया सीईओ और नया चेयरमैन जो है नियुक्त किया जाएगा बोर्ड की स्थापना। अब यहाँ पे पेटीएम बैंक आप किस तरीके से इम्पैक्टेड हैं? पेटीएम बैंक में अब जो ये पेटीएम के साथ चल रहा है उसमें आपको क्या करना चाहिए? देखिए, कंपनी कह रही है कि जो नॉर्मल पेटीएम बैंक था और जो वैलेट था उसकी सेवाएं प्रभावित होंगी 15 तारीख के बाद। अगर आपके वैलेट पे या फिर आपके पेटीएम बैंक में कोई भी धनराशि पड़ी है तो आप उसको निकाल के अपने बैंक में ट्रांसफर कर लें या फिर उसे खर्च कर दें, क्योंकि उसके बाद अगर वो राशि रहती है तो फिर उसके बाद आप उसका प्रयोग कहीं लेन देन में नहीं कर पाएंगे। दूसरा, कंपनी कह रही है कि जो नॉर्मल आप स्कैन करते थे पेटीएम, जो यूपीआई सर्विसेज जो और नॉर्मल जिस तरीके से फोन पे काम करता है, गूगल पे काम करता है, वो सारी सुविधाएं हम लोग जारी रखेंगे और कंपनी बहुत जल्द रिफॉर्म होके आपको दूसरी सुविधाएं जैसे जो वो पहले काम कर रही थी उससे बेहतर सुविधाओं के साथ अपने प्रस्तुतिकरण देगी। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को, एस्टेब्लिशमेंट को पेटीएम के जो संस्थापक हैं वो अभी नहीं बता रहे हैं। जो पेटीएम के जो लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनसे कोई जानकारी स्पष्टीकरण नहीं आ पाया कि कंपनी आखिर कब तक पूरा रिफॉर्म करके पूरे ऐप को लेके आएगी भारतीय बाजार में दोबारा से। लेकिन कंपनी इतना जरूर कह रही है कि 15 तारीख के बाद भी आप स्कैन करके जो अपने बैंक अकाउंट से, जैसे फोन पे काम कर रहा है, जैसे गूगल पे काम कर रहा है, वैसी सुविधाएं जो आप चला रहे थे वो चलती रहेंगी, क्योंकि 15 तारीख के बाद
पेटीएम पूरी तरीके से अपने बैंक्स पे निर्भर हो जाएगा। यानी कि आप पेटीएम बैंक में या वैलेट में कोई भी पैसे नहीं रख पाएंगे। आप स्कैन करेंगे, सीधे आपके बैंक अकाउंट से ही आप पेमेंट कर सकते हैं और कोई जरिया नहीं है, जैसे फोन पे और गूगल पे में आप करते हैं। ये सुविधाएं जारी रहेंगी। अलावा इसके बैंक्स, जो पेटीएम बैंक था उसकी जो सुविधाएं बंद हो जाएंगी, उसके बाद कंपनी का दावा है कि वो बहुत जल्द ऐप के जरिए और जो नॉर्म्स आरबीआई के हैं, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 35A या जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत पूरी तरीके से उनका पालन करते हुए बहुत जल्द, शायद महीने या 1.5 महीने में, एक नया ऐप के साथ या इसी ऐप में कुछ सुधार करके वो भारतीय बाजारों में फिर से प्रस्तुत। तो अगर आप पेटीएम यूज कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे ये चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जैसे फोन पे आप यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, वैसे ही आप पेटीएम भी यूज करेंगे। लेकिन आप 15 तारीख के बाद ना तो वैलेट यूज कर पाएंगे पेटीएम का, ना ही पेटीएम बैंक में जो आप पैसे डालते थे फिर उसके बाद उसमें आपको और सुविधाएं मिलती थी, जो पेटीएम बैंक की सुविधाएं थी, वो आपको नहीं मिलेंगी। तो इसमें इतना पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल हम लोग जो ऐप यूज करते हैं, मेजरली हम लोग स्कैन करते हैं, अपने बैंक में जो पैसे होते हैं उससे हम लोग यूज कर लेते हैं। बहुत बहुत सारे लोग इसी तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं, वो चलती रही। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सारी वीडियो समय पे मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।